गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जीएस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए आपका। और टॉपिक जो हमारा है परिसीमन के बारे में। परिसीमन के बारे में इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था और आज उसी क्रम में हमारा दूसरा वीडियो आपका है। जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी जब हम लोग जीएस सेकेंड पेपर के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी का जो जीएस सेकेंड पेपर बेसिकली है वो इंडियन पॉलिटी, उसमें कहीं न कहीं परिसीमन के बारे में क्वेश्चन निस्संदेह आएंगे। और जब हम लोग बात करते हैं स्टेट पीएससी वगैरह के बारे में, तो जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी या करंट अफेयर्स के बारे में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों जगह आपके आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का यूपीएससी प्राइम टाइम परिसीमन के बारे में। पहला पॉइंट तो ये उठता है ना कि आखिर परिसीमन है क्या आपका। तो परिसीमन आबादी में हुए बदलाव के आधार पर संसदीय और विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मोटे तौर पर इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रहे। दूसरे शब्दों में परिसीमन सीधा आकार से जुड़ा हुआ है। बड़ी आबादी वाले राज्यों को संसद में छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। अब तक भारत में 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन हुआ। 1976 तक प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटें नए सिरे से तय की जाती थी। हालांकि 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने सीटों का आवंटन इसलिए फ्रीज कर दिया कि परिवार नियोजन की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर नुकसान न हो। इस फैसले को 42वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इस संशोधन ने 2001 की सीटों या 2001 की जनगणना तक संसदीय और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में बदलाव को रोक दिया। 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की गई, लेकिन सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध की वजह से किया गया। परिसीमन आबादी के आधार पर संसदीय सीटों की संख्या तय करेगा। उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीटें मिलेगा और दक्षिण भारत के राज्यों की संसदीय सीटों की संख्या में मामूली बदलाव होगा। माना जा रहा है कि तमिलनाडु इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार 2 प्रमुख कार्य करेगी, राष्ट्रीय जनगणना और परिसीमन। जब हम लोग बात करते हैं कि परिसीमन के बारे में संविधान क्या क्या कहता है, तो संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या नए सिरे से तय करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करे। जबकि अनुच्छेद 170 का कहना है कि यह अनुच्छेद विधानसभा सीटों के परिसीमन के बारे में है। इसके तहत आबादी के आंकड़ों के आधार पर हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाती है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट पर विश्लेषण के बारे में कि संविधान में साफ लिखा है कि हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी और उसके आंकड़ों के आधार पर 10 वर्ष में परिसीमन होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले आपका परिसीमन 1951 में, 1961 में और 1971 में हुआ। फिर दक्षिण भारत के लोगों ने देखा कि हम लोग तो विकसित हो रहे हैं और अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लिया है, वहीं उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे यूपी की लोकसभा सीटें उस समय 85 हो गई थी। दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा कि यह तो ठीक नहीं है, हम भी ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो देश बर्बाद होगा। उस समय पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की नीतियों पर जोर था। ऐसे में 1996 तक के लिए परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया कि 1996 तक सीटें नहीं बढ़ी। फिर 2001 में भी तय किया गया कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। उस समय भी यही कहा गया कि उत्तर भारत के राज्य अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ऐसे में परिसीमन होगा तो इन राज्यों की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी। उस समय फिर परिसीमन को 25 वर्ष के लिए फ्रीज कर दिया गया था। उस समय यह माना गया था कि 2026 तक उत्तर भारत के राज्य जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी जनसंख्या उत्तर भारत के राज्यों में ही बढ़ रही है। केरल का एक सांसद 13 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जब वहीं राजस्थान का सांसद
37 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण भारत में अब जनसंख्या में वृद्धि दर नकारात्मक हो गई है। जैसे तमिलनाडु में जनसंख्या सालाना 0.02% कम हो रही है। सरकार के एक मंत्री ने कहा कि अब 2021 वाली जनगणना होगी और इसके आधार पर 2026 में परिसीमन होगा। इसी के बाद से परिसीमन को लेकर विवाद हो गया है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कह रहे हैं कि अभी परिसीमन न करिए, 2031 के बाद परिसीमन करिए, तब तक हम थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ा लेंगे। उनको लग रहा है कि अभी जनगणना होगी तो इसके आधार पर परिसीमन में उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। अभी के हिसाब से देखें तो परिसीमन के बाद लोकसभा की करीब 200 सीटें बढ़ेंगी। मौजूदा समय में 543 सीटें हैं जो बढ़कर 750 हो जाएंगी। इनमें से उत्तर भारत के राज्यों की सीटें 400 हो जाएंगी। दक्षिण भारत में इस समय लोकसभा सीटें 129 है। परिसीमन के बाद यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 सीटें बढ़ेंगी। जाहिर है उत्तर भारत के राज्यों को ज़्यादा फायदा होगा। जब हम लोग परिसीमन के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो आइए एक बार हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा के परिसीमन पर बहस जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा और सरकार किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने सीटों में वृद्धि होने पर उचित हिस्सेदारी का वादा किया है। फिर भी वाक युद्ध जारी है। परिसीमन संवैधानिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 82 में उल्लिखित है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि के द्वारा अवधारित करे। संविधान में जनसंख्या को ही सीटों के निर्धारण का मुख्य आधार बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान है। परिसीमन का कार्य जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करना एवं विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। संबंधित कानून के अनुसार परिसीमन कार्य के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 4 बार इस आयोग का गठन हो चुका है। 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2000 तक लोकसभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया गया था। लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला परिसीमन वर्ष 1976 में हुआ था। यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। फिर 2001 में इसे 2026 तक 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2003 में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई चली थी। कम आबादी वाले राज्यों को जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया गया। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर्याप्त नहीं है, भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं। देश के कई राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा है। कोई पूर्णकालिक सांसद भी अपने क्षेत्र का दौरा पूरे साल में भी नहीं कर सकता। परिसीमन का कार्य केवल जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनः संयोजन ही नहीं है। कायदे से यह देखा जाना चाहिए कि क्या लोकसभा की सीटें घटाने या बढ़ाने से संसदीय कार्रवाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या इस परिसीमन से देश की विकास दर बढ़ेगी। क्या परिसीमन की कसरत से जनप्रतिनिधि का कार्य सरल होगा। लोकसभा की सीटें बढ़ा या घटा देने से व्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेशक जनसंख्या ही जनप्रतिनिधित्व का आधार है। यह सब जानते हुए भी जनसंख्या आधारित परिसीमन पर स्टालिन हमलावर हैं। लेकिन उन्होंने भी जनसंख्या आधारित परिसीमन की ही मांग की है। उनके अनुसार 1971 की जनगणना का आंकड़ा भी मार्गदर्शी होना चाहिए। उनकी सारी चिंताएं राजनीतिक हैं, उनका गुस्सा भी राजनीतिक और मांगे भी। एक विचार ये भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या स्थिर करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण प्रोत्साहन था। जनसंख्या आधारित परिसीमन संविधान की अपेक्षा है, लेकिन अधिक जनसंख्या हमेशा भारी नहीं होती है। जनशक्ति राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाती है। आदर्श प्रतिनिधित्व समय की मांग है। इसके लिए जनसंख्या के साथ ही विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले समूह और शासन की गुणवत्ता भी विचारणीय विषय हो सकते हैं।
विशिष्ट संस्कृति वाले क्षेत्र भी आधार बनाए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आत्मा है। लगभग 15 से 20 लाख मतदाता लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य के मतदाताओं की संख्या के आधार पर होना चाहिए। वंचित वर्ग तमाम अभाव में जीवन यापन करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन भी परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी है। जनसंख्या में बदलाव का प्रभाव पड़ता है। परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है। यह निर्वाचन आयोग के साथ काम करता है। बहुत संभव है कि कुछ दलों को आयोग का निर्णय कम अच्छा लगे, बावजूद इसके लोकसभा के लिए सीटों का समायोजन महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं होती है। यहाँ इस या उस राज्य में सीटों का घटना बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी दल या समूह की चुनाव संभावना भी देखना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लेकिन यह सब जानते हुए भी उत्तर दक्षिण की अलगाववादी बयानबाजी जारी है। संघीय ढांचे को खतरा बताया जा रहा है। राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली बातें की जा रही हैं। वर्ष 1913 से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीटों की संख्या 435 तक सीमित रही है। अमेरिका में भी हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। समान अनुपात की विधि से राज्यों के बीच सीटों का समायोजन होता है। वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन हुआ, लेकिन 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमेरिकी राज्य भारतीय राज्यों से भिन्न हैं। अमेरिका राज्यों के समझौते से बना राष्ट्र राज्य है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संघ संसद में सीटों की संख्या को 27 सदस्य देशों के बीच विभाजित किया गया है। जनसंख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ता है। डेनमार्क में 4 लाख की औसत आबादी और जर्मनी में 8.6 लाख की औसत आबादी पर जनप्रतिनिधित्व बनते हैं। परिसीमन का मुद्दा केवल राजनीतिक कारणों से विवाद में नहीं है। ऐसी चिंता दूर करने के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास होते रहे हैं। इसके लिए संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना की जा सकती है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कारकों के बारे में वैकल्पिक विचार पर चिंतन जरूरी है। जन अपेक्षा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष तथ्य तर्क के आधार पर ही शेष नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आज की यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।